नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त खबर दमदार का। और बिहार में जो सियासी बदलाव हुआ है उसका असर और उस पर टिप्पणी अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। शिवपाल यादव का बयान सामने आया। बिना शिवपाल ने अखिलेश यादव का नाम लिए ही उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन परिपक्वता का उदाहरण है। नीतीश कुमार ने परिपक्व फैसला लिया। इसका असर 2024 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल अपरिपक्व कई बार कह चुके हैं अखिलेश यादव को शिवपाल यादव, और एक बार फिर नीतीश यादव को परिपक्व कहते हुए अखिलेश यादव पर निशाना उन्होंने साधा है। देखिए, जो परिपक्व शब्द मैंने कहा है तो वहाँ तो देखने को मिला है। देखिए, जो परिपक्व शब्द मैंने कहा है तो वहाँ तो देखने को मिला है। बिहार में तो जो परिपक्व थे उसी की वजह से वो सब लोग एक होकर के उन्होंने सरकार बना ली है। तो परिपक्वता होना चाहिए, तभी सब लोग जुड़ सकते हैं। अगर परिपक्वता नहीं है तो वो लोग नहीं जुड़ सकते। क्या पहल करेंगे सर? अब आने दो, समय है। अभी हमारी छोटी पार्टी है। अब हम तो अपनी पार्टी को, एक संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। जब मजबूत हमारी पार्टी हो जाएगी और समय आएगा तब आपके सामने सब बातें आ जाएंगी। नीतीश कुमार को लेकर कहा जाने लगा कि विपक्ष का मजबूत चेहरा हो सकता है प्रधानमंत्री होगा। आपको क्या लगता है? अब देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री हैं वो, और 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो सीनियर तो हैं। सीनियर के साथ साथ पुराने समाजवादी हैं। इसका असर 2024 में यूपी में पड़ेगा, जो बिहार में बदलाव हुआ है। अब देखते जाइए। नहीं, आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? अब देखते जाइए। पहले तो नेताओं में परिपक्वता आनी चाहिए, और जब तक परिपक्वता नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बिहार के नेताओं ने परिपक्वता दिखाई है, इसलिए ये सब कुछ हो गया है। बिहार के नेताओं ने परिपक्वता दिखाई, इसलिए वहां पर परिवर्तन हुआ। लेकिन दूसरी जगह पर परिपक्वता का अभाव है, ये बार बार कह चुके हैं शिवपाल यादव। इसी बीच ओपी राजभर ने भी नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया। राजभर का कहना है कि महागठबंधन को नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। अगर नीतीश पीएम उम्मीदवार बनते हैं तो देश की राजनीति में परिवर्तन आएगा। तो एक बड़ी बात राजभर की ओर से भी आज कही गई। अभी बड़े प्रबल दावेदार हैं। यदि उनको बनाया जाता है तो एक देश की राजनीति में एक परिवर्तन, वोटों में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ धोखा हुआ। उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। वो कसक, वो टीस उस समाज में आज भी बरकरार है। यदि विपक्ष के लोग लामबंद होकर माननीय नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश करते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पे वो 30 जो आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री बनने से रोका गया या नहीं बन पाए, वो 30 आज भी उस कम्युनिटी में है। वो कम्युनिटी पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है, तो उसका लाभ विपक्ष को मिल सकता है। और इसी बीच सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। यहां से मोहम्मद नदीम नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक नदीम के निशाने पर नूपुर शर्मा थी। नूपुर शर्मा की हत्या की प्लानिंग कर रहा था ये। नदीम पाकिस्तान के संपर्क में था, जैश ए मोहम्मद और तहरीके तालिबान के संपर्क में था। उसके पास से फिदायीन हमले से जुड़ी जानकारी भी मिली है।
नूपुर शर्मा बीजेपी से निलंबित नेता, उसकी हत्या की प्लानिंग ये रच रहा था। उससे पहले ही गिरफ्तारी हुई है। नूपुर शर्मा की हत्या की साजिश में था और पाकिस्तान से सीधे संपर्क में था नदीम, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। जैश ए मोहम्मद और तहरीके तालिबान के संपर्क में था और इसके पास कई जानकारियां मिली हैं इसके पास से जो फिदायीन हमले से जुड़ी हुई है। तो बड़ी खबर है, एक बड़ी कामयाबी। 15 अगस्त से पहले इस तरह की कई कामयाबी इस वक्त हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने हासिल की है। ये गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई है। मोहम्मद नदीम नाम है इस शख्स का जो आतंकवादी बताया जा रहा है। इसे गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से सबूत भी मिले हैं। ये दावा पुलिस की ओर से कि ये नूपुर शर्मा की हत्या की प्लानिंग कर रहा था और उस प्लानिंग को अंजाम देने की फिराक में था। नूपुर शर्मा जिनको निलंबित कर दिया है बीजेपी ने, बीजेपी की प्रवक्ता, लेकिन निलंबित बीजेपी नेता की हत्या की प्लानिंग में इसकी गिरफ्तारी हुई है। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। ऋषभ, इस बारे में और जानकारी दें। देखिए, नूपुर शर्मा का मामला सीमा पार पहुंच चुका है। ये बात आज साबित हो जाती है। यूपी एटीएस ने जिस आतंकी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया है, उससे शुरुआती बातचीत में बात सामने आई है कि पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने मोहम्मद नदीम को टास्क दिया था नूपुर शर्मा की हत्या की। तो एक बात साफ हो जाती है कि नूपुर शर्मा की जान को खतरा है। विदेश में बैठे हुए आतंकी यहाँ भारत में उनकी विचारधारा से प्रभावित लोगों से या जो रेडिकलाइज यहाँ पर यूथ हैं जो उनसे जुड़ चुके हैं, ऋषभ, बीते दिनों सबाउद्दीन नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी की पुलिस ने और अब नदीम की गिरफ्तारी हुई है। नदीम नूपुर शर्मा की हत्या की प्लानिंग में शामिल था। कैसे क्लू मिला, कैसे पहुंची यहाँ तक सुरक्षा एजेंसी इसके तक? देखिए, अभी तक जो जानकारी है, सबाउद्दीन और मोहम्मद नदीम के बीच में भी कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पाया है। यूपी एटीएस 15 अगस्त जब आती है या हमेशा ही वो तमाम ऐसी कॉल्स को इंटरसेप्ट करने में लगा रहता है, तमाम ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी करता रहता है जो संदिग्ध होते हैं। ऐसा ही संदिग्ध एक अकाउंट था जो सहारनपुर के गंगो इलाके से ऑपरेट हो रहा था, जो जानकारी यूपी एटीएस को मिल चुकी थी। यूपी एटीएस ने उसको इंटरसेप्ट किया था और मोहम्मद नदीम को पहले हिरासत में लिया था। उसका मोबाइल फोन जब उसका डेटा रिट्रीव किया गया, उसको चेक किया गया, तो सामने आ चुका था कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों से जुड़ा हुआ था। कई उनके चैट के रिकॉर्ड मिल चुके हैं, वॉइस मैसेजेस के रिकॉर्ड मिल चुके हैं। उसके मोबाइल से एक पीडीएफ फाइल मिली है। ठीक है, तो कई सबूत मिले हैं जो इसके खिलाफ जाते हैं, ये दावा किया जा रहा है एटीएस की ओर से, पुलिस की ओर से। इधर दिल्ली में 15 अगस्त से ठीक पहले 2000 जिंदा कारतूस बरामद किए गए और इसी के साथ दिल्ली में कारतूस की सप्लाई करने वाले 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पूर्वी दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार इलाके से 2 बैग के साथ सप्लायर को गिरफ्तार किया। जांच में ये बात सामने आई है कि इन कारतूसों को आजमगढ़ पहुंचाया जाना था। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आजमगढ़ में किसे ये कारतूस सप्लाई होने थे और इनसे किस वारदात को अंजाम दिया जाना था। कारतूस की एक बड़ी खेप जब्त की गई है और गिरफ्तारी भी हुई है। एक बड़ी गिरफ्तारी इसे भी बताई जा रही है और आपको बता दें कि 2 बैग जिसमें कारतूस भरे हुए थे, 3000 से ज्यादा कारतूस इन दोनों बैगों में भरा हुआ था। इसके साथ ही सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है और जो कनेक्शन है उत्तर प्रदेश के जौनपुर और उत्तराखंड के देहरादून के बीच कनेक्शन बताया जा रहा है। कारतूस की सप्लाई उत्तराखंड से हुई थी, लेकिन ये आजमगढ़ इस कारतूस की सप्लाई किए जाने वाले थे। ये कारतूस सप्लाई किए जाने वाले थे आजमगढ़ में और उससे पहले ही ये कामयाबी पुलिस ने हासिल की है। दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है, 2000 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। फर्दर ये जौनपुर यूपी का एक रहने वाला लड़का हमने पकड़ा है जिसका नाम सद्दाम है और ये कंसाइनमेंट जो था ये इनिशियली अभी तक जो इंटेरोगेशन में पता चला है लखनऊ के लिए इंटेंडेड था। वहाँ से आगे कहाँ जाना था उसके ऊपर अभी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी हमने टेरर एंगल को रूल आउट नहीं किया है क्योंकि आजकल टेररिस्ट्स और क्रिमिनल्स के जो बीच की लाइन है काफ़ी ब्लर हो रखी है, बट प्राइमा फेसा ये क्रिमिनल नेटवर्क का ही पार्ट लग रहा है। 2 कुरियर जो कैरी कर रहे थे एम्यूनिशन को, एक गन हाउस का ओनर है, 2 और हैं, एक रुड़की से है और एक देहरादून का ही है जो गन हाउस को फर्दर सप्लाई कर रहे थे एम्यूनिशन, और एक हैंडलर है जौनपुर का जिसने बेसिकली कंसाइनमेंट को रिसीव करके आगे डिस्ट्रीब्यूशन में
मेन जो हमारा रिसीवर था उस तक पहुंचाना था। जो कुरियर जो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वो 2 लड़के पकड़े गए, राशिद और अजमल। उनकी इंटेरोगेशन पे हमने साइमल्टेनियसली जौनपुर में रेड की थी और देहरादून में। तो जौनपुर में जो हैंडलर था सद्दाम, उसको पकड़ा। उसके बाद देहरादून से गन हाउस के ओनर को हमने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो गन हाउस का जो ओनर है वो अपना गन हाउस का जगह पे ले जाके नहीं डिलीवर करता। इनको पता भी नहीं था कि वो कौन है। और दिल्ली में मिले कारतूस का दून कनेक्शन सामने आया है। जैसा कि आपने सुना भी, रॉयल गन हाउस के कारतूस थे ये। देहरादून में है रॉयल गन हाउस। गन हाउस का मालिक भी दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल जौनपुर के सद्दाम को कारतूस की जरूरत थी। मेरठ के एक शख्स ने सद्दाम की बातचीत देहरादून में गन हाउस के मालिक नेगी से करवाई और वहां से कारतूस की सप्लाई होती है। 2 लड़के कारतूस का बैग लेकर आते हैं और उसके बाद दिल्ली पुलिस उनको यहां गिरफ्तार कर लेती है। राजधानी दिल्ली में 2000 जिंदा कारतूस के साथ जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनका कनेक्शन देहरादून से जुड़ा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जिंदा कारतूस देहरादून के रॉयल गन हाउस से खरीदे गए थे। अभी हम मौजूद हैं रॉयल गन हाउस की उसी शॉप पर। ये डिस्पेंसरी रोड स्थित राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स है, जहां पर रॉयल गन हाउस का ये ऑफिस है। आप देख सकते हैं कि इस पे हालांकि बोर्ड नहीं है, लेकिन अभी भी ये ऑफिस पिछले जो आसपास के पड़ोसी यहाँ पर बता रहे हैं कि पिछले 1 साल से ये ऑफिस खुला नहीं है। उनका ये भी मानना है कि ये दुकान बेच दी गई है, लेकिन अभी भी इस पर ये जो बोर्ड है वो पूरी तरह से हटाया नहीं गया है। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दर्ज हैं आप देखेंगे कि ये 934 ये जो मोबाइल नंबर है ये ट्रू कॉलर में परीक्षित नेगी का मोबाइल शो कर रहा है। इसके अलावा ये जो सबसे पहला जो मोबाइल नंबर है ये जिया उर रहमान करके ट्रू कॉलर में शो कर रहा है। और इसके साथ साथ इसका कनेक्शन चौधरी गन हाउस स्योहरा जो कि यूपी में मौजूद है उससे कनेक्ट होता दिख रहा है, क्योंकि ट्रू कॉलर में ये पूरा एड्रेस स्योहरा का बता रहा है। इसके साथ साथ ये तीसरा नंबर भी चौधरी करके ट्रू कॉलर में शो हो रहा है। तो जो आसपास के पड़ोसी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये रॉयल गन हाउस यहाँ इसी शॉप पर था, लेकिन पिछले 1 साल से ये शॉप खुली नहीं है। रॉयल गन हाउस के मालिक जो परीक्षित नेगी जो बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके बाद ये शॉप अगर यहाँ पर 1 साल भर से नहीं खुली है तो इनकी दूसरी शॉप कहाँ पर है इसका किसी को पता नहीं है। आस पड़ोस में भी दुकानें बंद हैं। जो लोग हैं भी उनको ज़्यादा इस दुकान के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन लोग इतना ज़रूर कह रहे हैं कि यहाँ पर अधिकतर यूपी साइड के लोगों का आना जाना इस शॉप पर लगातार लगा रहता था। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर ऑपरेशन जिंदगी एक्ट बांदा अब भी जारी है। 24 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीएम के निर्देश के बाद मंत्री राकेश सचान और रामकृष्ण निषाद मौके पर पहुंचे, जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से भी बात की और कहा कि सरकार की ओर से हर संभव मदद दिलाने का उन्होंने भरोसा दिया। इस दौरान मंत्री राकेश सचान ने कहा कि अगर पुल बना होता तो यह हादसा नहीं होता। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि 2023 तक इस घाट पर पुल बनकर तैयार हो जाएगा। राकेश सचान ने बोट से रेस्क्यू का जायजा भी लिया। इतनी बड़ी घटना हो गई है और ये पुल 2011 में स्वीकृत हुआ था जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर फतेहपुर से था और अब तक अधूरा पड़ा है। हम लोग इस योगी जी से मैंने बात भी की थी जब उन्होंने सुबह हमें फ़ोन किया था, तो ये शायद पुल बना होता तो घटना न होती। योगी जी के संज्ञान में आ गया है। उन्होंने कहा है कि 2023 तक इस पुल का जितना भी, अब चूँकि हम प्रभारी भी हैं बांदा के, और जो भी बजट होगा वो हम सब दिला देंगे और 2023 में इस पुल को चालू कर देंगे। ये थे हमारे साथ जो है कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, जो कि बता रहे थे कि यहाँ पे जो है, हालांकि अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ देश के प्रधानमंत्री भी इस घटना से आहत हैं। हालांकि जो यहाँ पर टीमें लगी हुई उनको बराबर रेस्क्यू करने के लिए कहा जा रहा है। देर रात भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, सुबह से भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक जो 17 लोग नदी में लापता हो गए थे उनकी कहीं कोई खोजबीन नहीं मिल पा रही है। इससे तमाम लोग आहत हैं और जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो मृतक हैं, उनको मुआवजा देने की भी सरकार बात कह रही है। अंकित त्रिपाठी, न्यूज़ 18 बांदा।
इधर प्रयागराज में अतीक अहमद की जमीन कुर्क की गई। अतीक की 14,602 हेक्टेयर जमीन कुर्क की गई। जमीन की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये जमीन प्रयागराज और कौशाम्बी के बॉर्डर पर स्थित है। रसूलपुर में है ये जमीन, जहां पर ताजा कार्रवाई हुई है। इस संबंध में अभिलेख चायल से एसडीएम चायल साहब जो मौजूद है यहाँ पे, उनके सहयोग से प्राप्त किया गया। रिपोर्ट प्रेषित की गई डीएम साहब को, जिनके यहाँ सम्यक विचारोपरांत आदेश पारित हुआ 6/8 को कि ये संपत्ति कुर्क की जाती है। उस आदेश का कंप्लायंस किया गया है। मौके पर इस संपत्ति को कुर्क किया गया है और इस संपत्ति लगभग 24 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है। उस अभियोग की विवेचना लगातार प्रचलित है। अभी भी अन्य भी संपत्तियों की जगह जानकारी आती है, जैसे ही विवेचना क्रम में उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई प्रचलित है। इधर कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक बार फिर लॉकर से जेवरात गायब होने का मामला सामने आया। हालांकि मामला संदिग्ध बताया जा रहा है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके करोड़ों रुपयों के गहने लॉकर में रखे हुए थे, जो कि गायब हो गए हैं। कानपुर में लॉकर से जेवर गायब होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ही कराची खाना ब्रांच में लॉकर से इसी तरह से गहने गायब हो गए थे। बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत पाई गई थी। अब एक बार फिर मामला सामने आया है तो पुलिस जांच में जुटी है। अभी एक मामला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कराची खाना शाखा से हमारे पास आया है, जो लॉकर के संबंध में है, जिसमें अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। बैंक अभी बंद है, बैंक चालू हो जाएंगे, खुल जाएंगे, उसके बाद हम वहां से डिटेल्स लेके अग्रिम कार्रवाई बाद जांच करेंगे। इसमें पिछले दिनों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चर्चाओं में था और चर्चाओं का कारण था कि यहाँ के लॉकर से, जहाँ इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम खड़ी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच कराची खाना के कई लॉकरों से करोड़ों रुपया गायब हुआ, जिसके बाद एक एक करके एप्लीकेशंस दी गई और एफआईआर दर्ज हुई। इन सब के बीच जहां एक और कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई, तो वहीं लॉकर बनाने वाली कंपनी पर भी कार्रवाई हुई। मगर इन सब के बीच अभी जांच चली रही थी कि एक व्यापारी तिलक नगर के रहने वाले ने पुलिस को ये सूचना दी कि उसके लॉकर से भी तमाम जेवरात और नकदी गायब हुई है। उस लॉकर का क्या सत्यता है, इसको जानने के लिए पुलिस की टीम जांच में जुटी है। हालांकि पुलिस अभी इसे संदिग्ध मान रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि ये पिछले काफी समय से पत्राचार भी कर रहे थे। अब इसकी वास्तविकता तब पता चलेगी जब अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है। फिलहाल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चर्चाओं में है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। इधर नोएडा में ही एक फ्लैट के अंदर लाखों की चोरी की वारदात हो गई। जानकारी के मुताबिक चोरों ने 12 लाख की ज्वेलरी और 30,000 रुपए कैश पर हाथ साफ किया। परिवार रक्षाबंधन मनाने अपने गांव इटावा जा रहा था। रास्ते में ही था कि पड़ोसियों ने फोन कर बताया कि उनके घर के अंदर लूट हुई है। जिसके बाद वो घर लौटे तो देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ था और लाखों के गहने कैश की चोरी हो गई थी। महंगे सामान भी चोर अपने साथ ले गए थे। मामला फेज 2 थाना क्षेत्र के सेक्टर 82 सोसाइटी का है। इधर देख लीजिए, ये खुला पड़ा हुआ है आपका, दिखा दो।